क्या आप भी अपनी सेहत, अपनी बीमारी के बारे में गूगल, चैट जीपीटी, जेमिनी वगैरह पर सर्च करते हैं? तो फिर इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिए, क्योंकि हमारा आज का मौजू एक ऐसे रुझान पर है जो बराह रास्त इंटरनेट के गलत इस्तेमाल और आपकी सेहत और बीमारी से जुड़ा है। हम बात करेंगे इडियट सिंड्रोम और साइबरकॉन्ड्रिया पर। ये दो ऐसी गैर मामूली जहनी कैफियत हैं जो उस वक्त पैदा होती है जब हम बार बार इंटरनेट पर अपनी अलामात को सर्च करते हैं, हर नई बात पर अंधाधुंध यकीन करते हैं और एक नॉलेज ट्रैप यानी मालूमात के जाल में फंसकर खुद अपने हाथों मसाइल का शिकार हो जाते हैं। मैं हूं डॉक्टर अली हसन, न्यूरोलॉजिस्ट। आए इस बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक को जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सेहत हमारे रब का एक बहुत बड़ा तोहफा है। अगर आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो यकीनन आपको ऐसा लगेगा कि कुदरत ने इंसान को सेहतमंद रखने के लिए कैसी जबरदस्त मंसूबाबंदी की हुई है। लेकिन हम इंसान कितने नादान हैं जो रब की इस अता करदा नेमत की बेकदरी करते हैं। हमारी ये वीडियो भी हमारी एक ऐसी ही नादानी की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश है जिसके बाइस हमने खुद को खतरे में डाल दिया है। मैंने शुरू में दो कैफियतों का जिक्र किया था, साइबरकॉन्ड्रिया और इडियट सिंड्रोम। आए पहले इनको समझते हैं। अगर आपको कोई तकलीफ है और आप इंटरनेट पर बैठकर इस तकलीफ, इस अलामत या इस बीमारी के मुतालिक सर्च करना शुरू कर देते हैं। इंटरनेट तो मालूमात का नाजरीन एक खजाना है। इस नॉलेज को जैसे जैसे आप जानते जाते हैं वैसे वैसे आपके अंदर बेचैनी, खौफ, डर और जहनी दबाव पैदा होने लगता है। अगर ऐसा होना लगे तो यकीन कर लीजिए कि आप साइबरकॉन्ड्रिया का शिकार हो गए हैं। याद रखिए, साइबरकॉन्ड्रिया को फिलहाल किसी नफ्सियाती बीमारी का नाम तो नहीं दिया गया है, बस ये एक जहनी कैफियत है। लेकिन हाँ, अगर इस जहनी कैफियत से बाहर न निकला गया और ये ज्यादा देर तक आप पर तारी रहती है तो बहुत मुमकिन है कि ये आपको दो नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला कर दे। एक को हम जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं और दूसरी को डिप्रेशन। इसलिए बी केयरफुल। आइए अब बात करते हैं इडियट सिंड्रोम की। ये जहनी कैफियत बहुत खतरनाक है क्योंकि इसमें लोग इंटरनेट पर मौजूद सेहत से मुतालिक मालूमात पर अंधाधुंध यकीन करके वो इलाज जो एक मुस्तनिद डॉक्टर ने तजवीज किया होता है उसमें रुकावट पैदा कर देते हैं। ऐसे लोग अगर खुद बीमार हैं तो वो ऐसा फैसला अपने लिए लेते हैं या फिर अपने घर वालों के लिए। इडियट सिंड्रोम वाली कैफियत के बाइस ऐसे शख्स में इलाज के हवाले से 5 मुख्तलिफ रवैये जन्म लेते हैं, उसे जरूर समझिएगा। मसलन नंबर 1, ये अपने डॉक्टर की तजवीज करदा दवाई पर शक करने लगते हैं कि उनको सही दवाई नहीं दी गई। नंबर 2, जब वो दवाइयों के साइड इफेक्ट्स को पढ़ते हैं तो वो ये समझकर दवाई बंद कर देते हैं कि इस दवाई के खाने से उसे फायदे के बजाय नुकसान होगा। नंबर 3, ऐसा शख्स मुतबादिल इलाज इंटरनेट पे ढूंढना शुरू कर देता है। फिर उसे या तो कोई टोटका मिलता है, कोई फक्की मिलती है, कोई जड़ी बूटी मिलती है, तो उसको अपनी बीमारी का सही इलाज समझकर शुरू कर देता है या कर सकता है। नंबर 4, क्योंकि वो डॉक्टर पर एतमाद ही नहीं करता, इसलिए डॉक्टर ने अगर उसे कोई टेस्ट वगैरह तजवीज किए हैं ताकि बीमारी को जानकर सही इलाज में मदद मिल सके, ऐसा शख्स वो टेस्ट भी नहीं करवाता। और नंबर 5, ऐसा शख्स अक्सर डॉक्टर शॉपिंग करता दिखाई देता है, यानी वो एक डॉक्टर से दूसरा, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथे डॉक्टर को दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन वो भूल जाता है कि हर डॉक्टर ने इलाज तो दवाई से ही करना है, कोई झाड़ फूंक तो नहीं करनी। और इस शख्स को तो है ही इडियट सिंड्रोम, यानी उसने इलाज में रुकावट तो डालनी ही डालनी है, तो कोई फायदा नहीं है डॉक्टरों को बदलने से। तो नाज़रीन, आए देखते हैं कि इडियट सिंड्रोम में मुब्तला शख्स को अपने रवैये की वजह से क्या क्या नुकसान हो सकता है। एक, अगर दवाई बंद की है तो उसकी बीमारी मजीद बिगड़ सकती है। अगर बीमारी हाई शुगर या हाई ब्लड प्रेशर की है तो दवाई ना खाने की सूरत में दिमाग की रग फट सकती है, फॉलेज हार्ट अटैक हो सकता है, गुर्दे खराब हो सकते हैं और इधर उधर जाने से, डॉक्टर शॉपिंग करने से वक्त
اور पैसे का ज़िया अलग होता है। हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और ये जो मैंने इडियट सिंड्रोम का नाम लिया है उसके बारे में जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आप में से अक्सर लोग शायद ये सोच रहे हों कि जिस तरह की बेवकूफ़ाना हरकत इस शख्स ने की है, दवाई बंद करके, इलाज में रुकावट डाल के, खुद को या अपने प्यारों को खतरे में डालकर, तो इसे इडियट ही कहना चाहिए। हाँ, मेरा भी ये ख्याल है कि ऐसी गैर जिम्मेदाराना सोच रखने वाले को इडियट ही समझना चाहिए। लेकिन यहाँ बात मेरी या आपकी नहीं हो रही है, बल्कि साइंटिफिक विजडम यानी साइंसी हिकमत और दानाई की हो रही है। मेडिकल लिटरेचर में नाजरीन अक्सर ऐसी एब्रीविएशन यानी मुखफ़्फ़ात बनाई जाती हैं जो बज़ाहिर सादा और याद रखने में आसान हो, जो शॉक वैल्यू पैदा करें और पढ़ने और सुनने वाले को फौरन चौकन्ना कर दें। बज़ाहिर इसमें ऐसा लगता है कि हम उस शख्स को बेवकूफ़ कह रहे हैं, लेकिन हकीकत में इडियट एक मुखफ़्फ़ है। किसका? इंटरनेट ड्राइव्ड इंफॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्शन ट्रीटमेंट का। यानी इंटरनेट पर सेहत या बीमारी से मुताल्लिक हासिल की गई मालूमात की बुनियाद पर मरीज या उसके लवाहिकीन का इलाज के अमल में मुदाखलत करना। याद रखिएगा, मेडिकल लिटरेचर कभी किसी की तस्दीक नहीं करता, बल्कि इस तरह की एब्रीविएशन बनाने का जो बुनियादी मकसद है वो आपको एजुकेट करना होता है। मैं इडियट सिंड्रोम को एक मिसाल से आपको समझाना चाहता हूँ, जिसे आपके ऊपर इडियट सिंड्रोम में जो रवैया इंसान इख्तियार करता है और दवाई में रुकावट पैदा करता है उसको समझने में आसानी होगी। देखिए, हमारे शोबे में कई ऐसी दवाइयां हैं जो एक से ज्यादा बीमारियों में इस्तेमाल की जाती हैं। यानी एक दवाई को आप कई बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मशहूर दवा इंड्रॉल है। हम न्यूरोलॉजी वाले इसे सरदर्द की बीमारी, माइग्रेन में और हाथों या गर्दन के कांपने यानी ट्रेमर्स में इस्तेमाल करते हैं। यही दवाई दिल के डॉक्टर्स पैल्पिटेशन यानी अगर दिल की धड़कन तेज तेज हो जाए तो उसके लिए देते हैं, और यही इंड्रॉल नफ्सियाती डॉक्टर बेचैनी को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप में से अक्सर लोग इंड्रॉल के सिर्फ एक फायदे से वाकिफ हैं कि ये तो दिल की धड़कन वाली दवाई है। फर्ज करते हैं कि इडियट सिंड्रोम वाले मरीज को डॉक्टर अली हसन ने ये इंड्रॉल वाली दवाई माइग्रेन के लिए दी है, तो बहुत मुमकिन है कि वो इडियट सिंड्रोम वाला मरीज ये सोचकर दवाई बंद कर दे कि डॉक्टर अली हसन ने उसे यकीनन गलत दवाई दी है, क्योंकि इंटरनेट तो ये बता रहा है कि ये तो दिल के मसले में दी जाती है। अब इससे आगे आप समझ सकते हैं कि इडियट सिंड्रोम वाला मरीज इस दवाई के साथ क्या करेगा। आप में से कई लोग यकीनन इस बात में दिलचस्पी लेना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब ये कौन से वो लोग हैं जो कि इन दो बीमारियों में या इनमें से कोई भी एक बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। तो नाज़रीन, इन बीमारियों खुसूसन साइबरकॉन्ड्रिया की शरह मेडिकल स्टूडेंट्स में ज्यादा देखी गई है, जो रोजाना इंटरनेट पर हेल्थ और सेहत से मुतालिक रिसर्च करते हैं, जर्नल्स पढ़ते हैं। जब उनको कोई नई बीमारी का पता चलता है तो वो उसे अपनी किसी अलामत से जोड़कर साइबरकॉन्ड्रिया का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट्स जिनका मेडिकल से तो ताल्लुक नहीं है, बल्कि गैर मेडिकल के सब्जेक्ट्स वो पढ़ रहे होते हैं, वो ज्यादा मुसीबत में आ जाते हैं जब वो इंटरनेट पे ये काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास मेडिकल नॉलेज तो होती नहीं है और इंटरनेट पर अपनी अलामात को सर्च करके वो साइबरकॉन्ड्रिया या इडियट सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ताल्लुक रखने वाले, ई कॉमर्स वाले और फ्रीलांसर्स जो अपना अक्सर वक्त इंटरनेट पे गुजारते हैं, ये भी इन जहनी कैफियत का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा आम आदमी जो तबीयतन हसास हो, एंजाइटी का शिकार हो, उसे भी इंटरनेट पे जा जाकर अपनी अलामात के बारे में जानने का ज्यादा रुझान पाया जाता है। तो नाज़रीन, मेरी गुजारिश होगी कि अगर आप इंटरनेट सेहत के मसले, बीमारी के मसले के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, मालूमात लेना चाहते हैं, तो आप लें, आपको इससे कोई भी नहीं रोक रहा, लेकिन आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर मालूमात के हुसूल के दौरान आपको ऐसा लगे कि आपके अंदर बेचैनी, खौफ या डर पैदा होने लगा है, तो आप समझ लें कि आप साइबरकॉन्ड्रिया का शिकार हो रहे हैं। या अगर आपको ऐसा लगे कि इंटरनेट की मालूमात आपको इतना मुतासिर कर रही हैं
कि आप अपने लिए या अपने प्यारों के लिए ये फैसला करने लगते हैं कि ये डॉक्टर सही नहीं है, ये दवाई सही नहीं है, ये टेस्ट सही नहीं है, तो समझ लें कि आप इडियट सिंड्रोम का शिकार हो रहे हैं। रुक जाएं और इस मकसद के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल बंद कर दें। बहुत अच्छा होगा आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, और जो सवाल आपके जहन में है बहुत अच्छा होगा कि आप डॉक्टर से ही पूछें। और आखिर में इस वीडियो का टेक होम मैसेज में देना चाहूंगा कि इंटरनेट की मालूमात पर अंधा यकीन ना करें, अपने डॉक्टर से तस्दीक कर लें, तहकीक करें और उसके बाद फैसला करें। आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।